हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7 की राजनीति का जो किताब है उसका प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। समानता अध्याय का क्या नाम है? सामान्यता। सामान्यता के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे और उसका टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र में सामान्यता। इसके विषय में आज क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। सब व्यक्तियों को क्या मानता है? समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, वे सब समान माने जाएंगे। संविधान में कहा गया है वो सभी व्यक्ति क्या हैं? वो सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे जो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो या फिर गरीब हो या अमीर हो। भारतीय संविधान में वो सभी व्यक्ति क्या हैं? समान हैं। लेकिन आज का जो हमारा समाज है वो क्या इस समानता को मानता है? लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, क्या कहा गया कि पहले क्या ये करने से, संविधान में देने से भेदभाव खत्म हो गया? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन पहले संविधान में या कानून में ऐसी कोई बातें नहीं थी। लेकिन अब संविधान में कम से कम तो संविधान में इसका उल्लेख तो है, जाति के आधार भेदभाव नहीं करना। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। अब क्या है? अब कानून तो है जो क्या करे, उसके साथ न्याय कर सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? देखो, प्रथम, दृष्टिकोण से हर व्यक्ति समान है। प्रथम जो है, कानून की दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति क्या समान है। तो इसके तात्पर्य, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली नौकरानी महिला जो है, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना पड़ता है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या घर में काम करने वाली कोई महिला हो। सभी के लिए एक जैसा कानून है। कानून की नज़र में सभी कैसा है? सभी बराबर है, कोई बड़ या छोट नहीं होता है कानून की नज़र में। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा कहा गया है कि दूसरा नियम यह है कि हम जो संविधान, भारतीय संविधान है वो कहता है कि किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या फिर वंश के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं, निर्देश दिया गया है। और तीसरा बात कहा गया है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक सभी स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान हैं, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक कहाँ जा सकते हैं? कुएं, सड़कों और नहरों के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा,
देखो ये सभी क्या सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं, कुएं हुआ, शहर हुआ, सभी स्थान पर जा सकते हैं, सड़क हुआ, इस सब पर जाकर सब सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं सभी लोग। चौथा नियम है अस्पृश्यता का अवमूल्यन कर दिया गया है, मतलब कानून के नजर में सभी व्यक्ति एक समान हैं। शासन के संविधान द्वारा मान्य दिए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। पहला है जो कानून के द्वारा है और दूसरा सरकार के द्वारा योजना के रूप में दिया गया है। ठीक है, भारत में ऐसा अनेक कानून है, इसी प्रकार करके बहुत से कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है। भारत में ऐसे बहुत से कानून हैं जो समान व्यवहार के लिए क्या करता है, उसे रक्षित करता है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है, जिनके साथ क्या हुआ है, सैकड़ों वर्षों तक, 100 वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनके साथ सरकार क्या करती है, उनको जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रमों और योजनाएं लागू की हैं। सरकार की है, अनेक योजनाएं लागू की है। जो व्यक्ति गरीब है उसे उस योजना से वंचित ना रहे, उसके लिए आरक्षण दिया गया है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। जो लोग इतिहास में जिन्हें अवसर नहीं मिला, जो अतीत मतलब क्या होता है इतिहास, जो पहले जिनको नहीं मिला, उन लोगों को अब अवसर मिले, वो लोग अब आगे की ओर आए, वह लोग अब विकास करें। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। सरकार क्या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की थी, कहाँ में की थी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा किया जाता, यानी करवाया जाता था, स्कूलों द्वारा दिया जाता है, जिससे क्या हो मध्याह्न का भोजन इस प्राथमिक स्कूलों में सभी बच्चों के बीच में करवाया जाता है। ये सरकार के द्वारा नियम है। यह योजना भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ हुआ। यह योजना सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ, तमिलनाडु के राज्य से प्रारंभ हुआ। और कब हुआ, 2001 में। कब हुआ था, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकार को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। क्या हुआ, जब तमिलनाडु के राज्य में यह जब प्रारंभ हो गया था स्कूल में, तो क्या किया था, उच्च न्यायालय ने सभी को हर एक राज्य में ये कानून लाने की 6 महीने का निर्देश दिया कि 6 महीने तक में वो सभी राज्य में यह कानून लागू हो जाए कि मध्याह्न भोजन सभी स्कूलों में व्यवस्था ये लागू कर दिया जाए। तो ठीक है, इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, उसकी उपस्थिति से सुधार आया है। कहा कि उनकी जो उपस्थिति है, बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया है। बच्चे अब घर नहीं जाते हैं स्कूल से, तो वो स्कूल में ही खाना खाते हैं और स्कूल में ही पढ़ते हैं, नहीं तो स्कूल से घर से
स्कूल से गए घर तो उसके बाद आते ही नहीं थे। वे माताएं जिनके पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे भोजन साथ साथ भोजन करते और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम करने के लिए रखा गया है। कहा गया है कि कहीं कहीं पर जो दलित महिलाएं हैं उसको भी काम करने के लिए रखा गया है, भोजन बनाने के लिए, जिससे कि भेदभाव समाप्त हो सके विद्यार्थियों के मन से। जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते वह इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। जो बच्चे गरीब हैं, जो निर्धन हैं, वो घर से खाली पेट आते और उसको पढ़ने की इच्छा नहीं करती, केंद्रित नहीं कर पाते, वे बच्चों के लिए अब पढ़ाई आसान हो गई है, क्योंकि भोजन स्कूल में मिलने लगी है। भेदभाव के शिकार नहीं किया जाता, स्कूल में भेदभाव नहीं होता है, वो भेदभाव के शिकार से ऊपर उठ गए हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीर के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। कहा गया है कि वे स्कूल जहां पर अमीर के बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल आज भी अलग हैं। ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलितों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। कहा गया है कि ओम प्रकाश जैसे जो दलित हैं, ओम प्रकाश एक चमार जाति का था, उसे स्कूल में हेड मास्टर द्वारा अपमानित किया जाता था, पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। इसलिए कहा गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलितों के लिए भी असमानता का व्यवहार आज भी किया जाता है, इसे दूर करना अनिवार्य है। देखो क्या क्या है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थिति में ढकेला जाता है जहां उसके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून तो बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। कानून तो बन गए लेकिन लोग उन्हें समान समझने से इनकार करते हैं। ठीक है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण से बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। कहा गया है कि लोग जो विकलांग है, जिसके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उसके साथ भी भेदभाव किया जाता है। जो धर्म से अलग हैं, जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, उसके साथ भी ये भेदभाव हुआ करता है। जो गरीब हैं, अमीर हैं, उसके साथ भी ये भेदभाव हुआ करता है। जो महिला हैं, जो पुरुष हैं, उसके साथ भी भेदभाव हुआ करता है। यह दृष्टिकोण बदलना तभी संभव हो सकता है जब लोग क्या करें, विश्वास करने लगे कि कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी कमतर नहीं है, कोई भी क्षुद्र, कोई भी नीच जाति नहीं होती। मानवता ही सबसे बड़ी जाति होती है। हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। ये व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति जब जान जाएगा यह बात, हर एक व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है, तो यह बात क्या होगा, समाज से छुआछूत की बीमारी समाप्त हो जाएगी। प्रजातंत्रीय समाज में सामाजिक समानता स्थापित
करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यवहार व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। कहा कि ये बहुत जटिल काम है। इस पुस्तक में आपके इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक विषय में पढ़ना है हमें, यहाँ पर अमेरिका के विषय में पढ़ना, अमेरिका में क्या हुआ था इसके विषय में जानना है। इसमें देखो हमारे देश में तो लोकतंत्र ये है, अन्य लोकतांत्रिक में सामान्यता के मुद्दे, कहता है अन्य लोकतंत्रों में सामान्यता के मुद्दे क्या है। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असामान्यता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। कहा गया है कि भारतीय लोकतंत्र ही कैसा है जहां पर असमानता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि संसार में अधिक लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। कहा कि जो विशेष रूप से जो संघर्ष चल रहा है वो सभी देशों में चल रहा है। किसी देश में जाति के भेद पर चल रहा है, किसी देश में रंग के आधार पर हो रहा है, रंग भेद चल रहा है, किसी देश में नस्ल के आधार पर हो रहा है, किसी देश में भाषा के आधार पर हो रहा है। ये हर एक देश का उदाहरण है। जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पर क्या होता था, एक जो गोरे लोग होते थे वो काले लोगों पर बहुत ही अत्याचार किया करते थे। अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। अफ्रीका से जो लोग लाया गया था अमेरिका में गुलाम करके, वह लोग के बीच में आज भी क्या है, असमानता होता है, भेदभाव किया जाता है। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों ने को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। 1950 में ही क्या हुआ, आंदोलन हुआ था इस विषय पर। लेकिन आज भी क्या भेदभाव विद्यमान है। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असामान्यता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। क्या कहा गया है कि कानून भी उसे सामान्य नहीं मानता था। लेकिन अपने यहाँ तो कम से कम कानून तो सामान्य मान रहा है, कानून तो सामान्यता है। लेकिन आज भेदभाव समाप्त हो रहे हैं। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपना सीट उसे देना पड़ता था। मतलब जो भी काला आदमी यदि किसी सीट पर बैठ गया बस की यात्रा में, कोई गोरा व्यक्ति जाता था उसे उठाकर वह बैठ जाता था। यह भेदभाव हुआ करता था। कहाँ में, अमेरिका में भी। एक दिन की बात है, क्या हुआ, रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी। वो क्या कि एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ठीक है। वो 1 सितंबर 1955 को एक दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया। भर दिन वो महिला थी रोजा पार्क्स, वो भर दिन काम की और उसके बाद वह काम करने के बाद घर जा रही थी बस की यात्रा करके और अपनी सीट पर बैठी हुई थी। इधर से एक अंग्रेज आया, उसे उठने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। जब ही वो इनकार किया तो उसी समय से, उसी दिन से एक आंदोलन शुरू हो गया। वो असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ क्या हुआ, असमानता के लिए एक आंदोलन शुरू हो गया, विसर्जन आंदोलन शुरू हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन है। क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप से वो कहलाया, सिविल राइट्स मूवमेंट इसे अंग्रेजी में कहते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। क्या कर दिया, 1965 में जाकर वो नस्ल और धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर क्या कर दिया, सभी के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया कानून के आधार पर, ठीक है।
इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए जब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसी सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं। लोकतंत्र की बहुत सी प्रकार की चुनौतियां होती है, जैसे कि एक चुनौती हो गई सामान्यता के आधार पर भी चुनौती ही है। जब सामान्यता भेदभाव समाप्त हो जाएगी, ये चुनौती लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी है। इसके पाठ्यक्रम जो हम पढ़े थे उसको आगे प्रश्न उत्तर जो पाठ्य पुस्तक जो हमारा उसका प्रश्न जानते हैं कैसा प्रश्न है। इसमें सर्वप्रथम प्रश्न दिया गया है कि इसका सर्वप्रथम प्रश्न क्या है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में सर्वाधिक मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, इसके विषय में जानते हैं। 3 बातें हमने इसमें बताई है, इसमें देख लो 3 बातें क्या क्या है और इसे आराम से अपने नोटबुक में लिख लेना। क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में सभी नागरिक को प्राप्त है। मतलब जो व्यक्ति वयस्क हो गया है, 18 वर्ष के उम्र से अधिक जिसका उम्र हुआ है, वो सभी एक वोट का अधिकार रखता है। वो एक वोट जरूर कर सकता है, वोट दे सकता है जिसका 18 वर्ष हो गया हो। ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति हो, ये बात ऐसे लिख दो। हाँ, सार्वभौमिक मताधिकार जो है विचार सामान्यता कोई भी धर्म हो या जाति का हो, उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होता है इसमें। ठीक है, और इसमें भारत जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है। क्या करता है, इसके आधार पर भारत में वयस्क जो है वो अपना चुनाव, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव स्वयं करता है, इसे वोट देना है। बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद सामान्यता को दूर करता है। इसके विषय में जानते हैं क्या है। उत्तर देखो, उत्तर यहां तक में क्या है। उत्तर है कि अनुच्छेद 15 के तरीके। 1 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है, कहता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इन में से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। कोई भी हो जाए, ये क्या अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी, संविधान कहता है हमारा कि कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर या लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है स्पष्ट रूप से। ठीक है, कोई धर्म पर हो, कोई धर्म हो या फिर जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकान, सार्वजनिक भोजनालय और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता है। ये सभी क्या कर, ये सब में खुली आज़ादी है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, पूर्णतः अधिकांशतः राज्य निधि से निर्मित कुआं और तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समारोह इत्यादि कहीं पर भी वो जा सकता है, प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है ओम प्रकाश वाल्मीकि के विषय में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव के किस प्रकार मिलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति का अनुभव निम्नलिखित रूप से समान था। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति का अनुभव निम्न रूप से समान था। कैसे, 1 नंबर बात कहा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के उच्च वर्ग के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था। किसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहीं और बैठना पड़ता था। जो अमीर, जो अलग जाति के थे, उसे अच्छे फर्श पर बैठाया जाता था और इसे
किसी अन्य फर्श पर बैठाया जाता था। ठीक है, यह भेदभाव शिक्षक द्वारा किया जाता था और शिक्षकों के द्वारा भी इससे झाड़ू लगवाया जाता था। इसी तरह से अंसारी दंपत्ति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। क्या हुआ, इसी प्रकार अंसारी दंपत्ति को भी किसी भी मकान में उसे किसी भी प्रकार का कमरा देने से इनकार कर देते थे। ठीक है, और 2 नंबर बात है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया। क्या कि जातिगत कारणों से किया गया था, लेकिन जबकि अंसारी दंपत्ति को असमानता का व्यवहार धार्मिक रूप से किया गया था, क्योंकि ये मुस्लिम था इसलिए। अब 4 नंबर सवाल है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? अपने विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है, बतलाइए। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर है, इसका तात्पर्य है आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ये नहीं कि दोनों लिखना है। ठीक है, आप कोई भी एक याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों याद करना पड़ेगा आपको। किसी भी प्रकार का एक लिख लीजिएगा, एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला पढ़ लीजिए, बस वही याद कर लीजिए। ठीक है, इसे पढ़ लीजिए। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद प्रधान राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। कहा गया कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, राष्ट्रपति हो या फिर घर में काम करने वाली बाई नौकरानी हो, सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून बनाए गए हैं, सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। बस आप इतना ही याद कर लीजिएगा तो काफ़ी है, आगे नहीं भी लिखिएगा, ठीक है, यहीं तक कर लीजिएगा आप सभी। इसके आधार पर आज चैप्टर समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है, चैप्टर समाप्त हो गया।